नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हमारी आर्थिक सर्वेक्षण की जो लेक्चर श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 8 में हमने शिक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सरकार की योजनाएं और सरकार के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने बात की थी। एंड आई टोल्ड कि हम चैप्टर नंबर 9 में अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे। अन्य सामाजिक कार्यक्रम यानी सरकार के द्वारा जल आपूर्ति, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है घरों में जल पहुंचाना, तो जल आपूर्ति संबंधित जो भी योजनाएं उनके बारे में बात की जानी है। देन बालकों के लिए जो भी योजनाएं हैं, स्पेशली बालकों के लिए इकोनॉमिक सर्वे वालों ने ट्राई तो किया है उन्हें रीडिज़ाइन करने का, बट मैंने उसे प्रॉपर तरीके से सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। बालकों के लिए जो भी योजना है जैसे मिड डे मील योजना, सीएम बाल गोपाल योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पालनहार योजना, मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी जी के नाम से पोषण अभियान और मिशन वात्सल्य योजना, ये सब एक जगह पे हमने शामिल किए। फिर उसके अलावा हमने नेक्स्ट जो डिवाइड किया है वो खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के लिए, जिसमें पीडीएस सिस्टम होता है, वन नेशन वन कार्ड योजना के बारे में बात करनी है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में बात करनी है, इनके बारे में बात करनी है। देन फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं तो उनके रिगार्डिंग बात होगी। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, अब बहुत सारी पेंशन सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें कितनी पेंशन किस आयु वर्ग के लिए दी जा रही है, ये पॉइंट होते हैं। अब उसमें समझाने का कुछ भी नहीं होता है। कहीं पे मिलेगा आपको वरिष्ठ वृद्ध जन पेंशन योजना, कहीं पे मिलेगा विधवा पेंशन योजना, इस तरीके से योजनाएं मिलेंगी। उनमें मोस्टली देखना क्या होता है, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में पता होना चाहिए कि किस एज से किस एज तक के लिए योजना दी जा रही है, कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं और कितना पैसा दिया जाता है। वो समझाने के नहीं होते हैं, वो रटने के होते हैं। फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे, दैट्स ओके, रिवाइज आपको करना होगा उनमें। देन उसके बाद में विशेष योग्यजन के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग जन हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल योजनाएं चल रही हैं, किशोरियों के लिए और अल्पसंख्यक मामलों के लिए जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही हैं। तो हम अन्य सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजना, अब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इन दोनों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले 15-20 साल में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो सब की सब समाहित हो चुकी हैं। मेरे द्वारा इनमें सब कवर की जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारा एक लेक्चर होगा फ्लैगशिप स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम्स मोस्टली ये योजनाएं हम फ्लैगशिप वाले कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 8 और 9 या पहले के चैप्टर्स में 3, 4, 5 में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, बट फ्लैगशिप स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उनकी डेट्स, लाभार्थी कौन हो सकते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम फ्लैगशिप स्कीम के रूप में अपना जब 11 चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद में देखेंगे तो उसे और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं वो हम देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं हमेशा कर रहा हूँ आपको इकोनॉमिक सर्वे के आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ शुरू से। आई टोल्ड कि जब से हमने इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत की तब से मैंने बोला कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई उनका कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, धरातल पर कितने लेवल तक पहुंच चुकी, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत लिखा होता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। 10 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया तो 9 फरवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है। चूँकि वो डाटा लेके आते हैं पिछले साल का, होना तो चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, लेकिन सरकार 10 फरवरी को तो बजट दे रही है, 9 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है और निश्चित सी बात है वो दिसंबर से प्रिंटिंग करना शुरू करते होंगे। और मोस्टली तो योजनाएं पुरानी होती हैं जिनमें अपडेशन करना होता है वो अपडेट कर देते होंगे। तो मोस्टली जो डाटा आता है इसमें या तो नवंबर 2022 का आएगा या दिसंबर 2022 तक का आता है, ठीक है। तो यही डाटा रहता है। बाकी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली डेट लिख के। इकोनॉमिक सर्वे का एक एक डाटा इंपॉर्टेंट होता है। सो पहले लेक्चर के रूप में मैंने बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य जिसे ट्रेंड एनालिसिस बोल सकते हैं, जिसमें जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में बात की थी। दूसरे लेक्चर से मैंने शुरुआत करी थी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तीसरे में हम ग्रामीण विकास पे आ गए थे। चौथे में हम औद्योगिक परिदृश्य पे आ गए थे। जब चौथा औद्योगिक परिदृश्य हो गया था तो 5वें में हम आधारभूत संरचना पे आ गए थे। एंड देन फिर सेवा क्षेत्र आया 6वें नंबर पे। 7वां शहरीकरण आया। 8वां शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो गया। 9वां हमारा ये लेक्चर है अन्य सामाजिक योजनाएं, जिसमें सेक्टर वाइज बालकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दिव्यांग जन के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सब ये जो है वो अलग अलग हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में। एंड देन अपना चैप्टर नंबर 10 जिसमें राजस्थान सरकार अपने लिए पैसा कहाँ से लाती है और किस तरीके से
पैसा योजनाओं में खर्च करती है, कितना पैसा किन योजनाओं में खर्च करती है। मोस्टली उसमें इंपॉर्टेंट होता है पीपीपी मोड पे राजस्थान सरकार किस तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, और विदेशों से कौन कौन सी एजेंसियां राजस्थान सरकार की हेल्प कर रही हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में। एंड चैप्टर नंबर 11 में हम यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ गोल्स दिए गए हुए हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं 11 नंबर चैप्टर में, जिसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बजट और अपना फ्लैगशिप स्कीम्स देखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद माय आईपैड स्क्रीन। ये आपके सामने मेरी आईपैड स्क्रीन में मैं एक बार सबसे पहले इन योजनाओं के नाम बोल देता हूँ ताकि आप ओवरव्यू में एक फैमिलियर हो जाएं इन योजनाओं से। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे योजनाएं जितनी हैं वो कितना आप याद कर पाओगे तो आपके ऊपर है ही, लेकिन ये वाला पेज ना शुरू वाला ये आप खुद रट लेना। ये मैंने डिवाइड करके योजनाएं दी हुई हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनमें से 3 योजनाओं के 4 योजनाओं के नाम बताइए 2 नंबर का, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंटली कहीं पे भी जब आप कोई एग्जाम्पल देना चाहो राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए, तो सामाजिक सुरक्षा में तुरंत आप डाल सकते हो कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना या सीएम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, तो एज ए एग्जाम्पल भी इन्हें डाल सकते हो। तो ये सब रटे होने चाहिए। जलापूर्ति से संबंधित हम पहले बात करेंगे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्या होती है, तो नॉर्मल सी बात है, आरओ प्लांट क्या है, और सौर ऊर्जा बोरवेल, ये तीनों आपको मेरे हिसाब से आते ही आते हैं। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, आरओ प्लांट योजना, और ये नॉर्मल सी ही बातें, इनमें कुछ डाटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस सरकार का मिशन है कि गाँव के हर व्यक्ति को हर घर तक जो है वो नल तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद में आरओ प्लांट हर गाँव पे, हर गाँव पे एक्चुअली में आरओ प्लांट लगाने की शुरुआत की गई थी। और सौर ऊर्जा बोरवेल, ये अपनी कुसुम योजना के तहत जो सोलर पंप दिए जाते हैं, तो गांव के लेवल पे जलापूर्ति सुविधाओं के लिए ये किया जा रहा है। ओके, उसके बाद में बालकों के लिए योजना है, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले। एक तो है मिड डे मील, सबसे इम्पोर्टेंट योजना, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मध्याह्न टाइम पे भोजन दिया जाता है बच्चों के लिए, जिससे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है, उपस्थिति उनकी कंटिन्यूस रहती है, पोषण में वृद्धि होती है। तो मिड डे मील योजना, उसमें हम ये देखेंगे कि कितना न्यूट्रिशन किस एज के या किस क्लास से लेके कितना, मान लीजिए 1 से 5वीं तक कितना न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, 5वीं से 8वीं तक कितना न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। उसके अलावा नई योजना चलाई सीएम बाल गोपाल योजना, इसमें दूध पिलाया जाता है बच्चों के लिए, तो वो पाउडर दूध होता है। उसके बाद में पीएम मातृवंदना योजना, पालनहार योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये बच्चों के लिए सारी योजना है। पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य योजना। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात, खाद्य एवं उपभोक्ता मामला थोड़ा सा समझाने का है, तो मैं इसे अच्छे तरीके से आपको समझा लूँगा, ठीक है। ये निबंध के रूप में भी यूज किया जा सकता है, एंड मेंस में भी काफ़ी जगह सवाल बन सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या है, ठीक है। और किस तरीके से जियो टैगिंग के माध्यम से, GARDS प्रणाली के माध्यम से इस जो पीडीएस सिस्टम है इसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो ये समझाने का, इसमें समझाने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब से डाटा ही डाटा हैं ज़्यादा, ठीक है, वो पढ़ने का होता है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताऊँगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये उत्तर मैट्रिक पीजी के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं, छात्रावास सुविधा दिया जा रहा है, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना दी जा रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है, आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, और अंतर्जातीय विवाह करने पे डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर, डॉक्टर सविता बेन एक महिला थी जिन्होंने अम्बेडकर जी के साथ में शादी की थी, तो उनके नाम से मिलकर के अंतर्जातीय, अदर कास्ट इन द सेंस SC ST की कोई महिला या पुरुष अदर कास्ट के साथ में शादी करता है तो उसमें ये कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, करीब करीब 5 लाख के आसपास में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृत्ति योजना है, स्वरोजगार योजना है, सिल्कोसिस नीति है, आस्था योजना है, कृत्रिम अंग लगवाने के लिए सरकार सहायता देती है। महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सीएम सामूहिक विवाह अनुदान योजना शुरू की गई है, IM शक्ति मिशन शुरू किया गया है, जेंडर प्रकोष्ठ बनाया गया है, अमृता हाट शुरू की गई है, जागृति बैक टू वर्क होम, CM वर्क फ्रॉम होम करके योजना चलाई गई है। किशोरियों के लिए किशोरी बालिका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या आपने सब सुना हो, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है। और अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए मदरसा बोर्ड, और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं वो हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दी बालकों के लिए योजनाएं, ठीक है। आई थिंक वो स्टार्ट करने से पहले हम एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं, और वो है अपना उपभोक्ता मंत्रालय, जिसमें समझाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, बाकी चीज़ों में समझाने की चीज़ें हैं नहीं। ओके, उपभोक्ता खाद्य एवं उपभोक्ता मामला, ठीक है। देखो
हमारी सरकारों के द्वारा एक्ट लेकर के आया गया था और उस एक्ट का नाम था NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके तहत NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत हर व्यक्ति को खाने का अधिकार दिया गया था। एवरीवन इन इंडिया हैज़ राइट टू फूड, इसे हम राइट टू फूड के नाम से भी जानते हैं, इसे हम राइट टू फूड भी बोल सकते हैं। खाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। तो इसके लिए खाने का अधिकार अगर देना है तो फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो अगर किसी हर व्यक्ति मतलब भूखा नहीं सोना चाहिए ऑल इंडिया में किसी को। मान लीजिए कि 140 करोड़ लोग हैं भारत के, ठीक है, अब सबके पास में खाना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है? देखो, सबसे पहला होता है कि खाने का उत्पादन होना चाहिए अच्छी मात्रा में, ठीक है। उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर हम हर व्यक्ति को खाना कैसे दे पाएंगे? तो खाने का उत्पादन होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन लेवल पे हमें काम करना होगा अगर हमें खाना सबके पास पहुंचाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उस खाने का भंडारण अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है, भंडारण करना होगा, ओके। उसके बाद में मतलब मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ तो गेहूं का भंडारण भी तो करना पड़ेगा। हो सकता है अगले साल अकाल आ जाए तो उस परिस्थिति में हमें 2-3 साल के लिए स्टोरेज रखना पड़ेगा। भंडारण से उस खाने को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम के तहत लोगों को किफ़ायती दरों पे, सस्ते दामों पे उस अन्न को या भोजन को उपलब्ध कराना पड़ेगा। मान लीजिए गेहूं की बात चल रही है, उसका भंडारण किया गया तो फिर अब सरकार ने एक सिस्टम बनाया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें जहाँ पे स्टोरेज है, भंडारण है, वहाँ से उस अन्न को लेकर के बीच में एक राशन की दुकान बनाई गई, ठीक है, जिन्हें फेयर प्राइस शॉप कहा गया, ठीक है, उचित मूल्य की दुकानें कहा गया। और इनके द्वारा सामान्य व्यक्ति को जो भी BPL में है या APL में है या अंत्योदय अन्य योजना में है, उन सबको इस जो भंडारण किया गया खाद्यान्न है इसकी आपूर्ति करवाना, यानी एक्सेसिबिलिटी करवाना, पहुंच निश्चित करवाना, ये पूरी एक प्रोसेस होती है अगर आपको राइट टू फूड या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को क्रियान्वयन करवाना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आपको क्रियान्वयन करवाना है तो ये प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो पहले उत्पादन करवाना पड़ेगा अच्छी मात्रा में। तो इसके लिए तो हमारे इंडिया में अच्छा काम पहले ही हो चुका था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था, जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी के बीज, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का जो है वितरण किया गया, उच्च क्वालिटी के बीज दिए गए किसानों को। उसके बाद में उर्वरक रसायनों पे जोड़ दिया गया, ठीक है, पानी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए और उसके बाद में कीटनाशकों का उपयोग किया गया ताकि फसल अधिक मात्रा में हो सके। एंड लास्टली, सबसे इम्पोर्टेंटली, यहाँ पे आपको उचित मूल्यों पे उन चीज़ों को खरीदना था, उसके लिए MSP भी लागू की गई, ठीक है, MSP भी लागू की गई। तो ये चीज़ें हैं जिसके आधार पे हमने प्रोडक्शन तो अच्छी मात्रा में कर लिया। ये सब आपको पता है कि हरित क्रांति के बाद में हमारे यहाँ उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। फिर उसके बाद में हमको भंडारण के लिए तो हमें एक FCI बनाना पड़ा, एक तरीके से स्टोरेज के लिए एक पूरा जो है वो जैसे हम बोल सकते हैं भंडार निगम बोल सकते हैं, एक पूरा बनाना पड़ा जिसमें जितना भी सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी, जितनी भी खरीद करेगी गेहूं की, उन्हें FCI के थ्रू उन्हें अपने पास में बहुत सारे गोदाम बनाएंगे, उन गोदामों के अंदर डालेगी, ठीक है, स्टोरेज में डालेगी, भंडारण में। फिर उस स्टोरेज को, गेहूं को मान लो, या उन्होंने गन्ना खरीदा है तो गन्ना को मान लो, उसमें कुछ प्रोसेस करवाएगी। एंड प्रोसेस गन्ना को अगर चीनी में कन्वर्ट करवाना है तो चीनी में कन्वर्ट, एग्जाम्पल मैं गेहूं का ले रहा हूँ, तो गेहूं को उन्होंने खरीदा तो अब उसको जनता तक पहुंचाना है तो एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और उसके माध्यम से अंतिम गांव के लेवल पे या वार्ड के लेवल पे सरकार को फेयर प्राइस शॉप बनानी पड़ेंगी, जो उचित मूल्य की दुकान होती है आपके आसपास में। वहाँ पे आपको उचित मूल्य में पुराने समय पे भी मिलता था, जैसे गेहूँ मिलते थे, चीनी मिलती थी, उसके बाद में अपना तेल मिलता था, ठीक है, ये चीज़ें मिलती थी। उसके अलावा आजकल चावल वगैरह भी दिए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ दी जा सकती हैं।
ये उचित मूल्यों की दुकान पे दिया जाता है और यहाँ पे सरकार बीच में सब्सिडी देती है, जो खर्चा सरकार खुद वहन करती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे गेहूँ खरीदा है 2,000 रुपये कुंटल और यहाँ 2 रुपये किलो दे रही है, यानी 200 रुपये के कुंटल के हिसाब से दे रही है। तो बीच में जो भी घाटा हो रहा है 1,800 रुपये पर कुंटल का, वो सब्सिडी के रूप में सरकार स्वयं वहन करती है, तब जाके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का क्रियान्वयन कंप्लीट हो पाता है। ओके, अब होता क्या था, अगर आप गाँव के लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि ये जो राशन वाली दुकान थी और जो स्टोरेज थे और वहाँ से राशन की दुकान तक आने के लिए जो अन्न आता था, वहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था बीच में राशन की दुकान पे और बीच के समय पे। इसके लिए सरकार ने फिर आधार कार्ड को यूज करते हुए पॉइंट ऑफ सेल मशीन का वितरण शुरू किया। पॉइंट ऑफ सेल मशीन का वितरण ये कि आधार कार्ड को कनेक्ट कर दिया एंड एक स्मार्ट कार्ड जनरेट कर दिया। पहले तो होते थे राशन कार्ड, आप सबके और हमारे सबके राशन कार्ड होते थे, जिसमें आपके घर के सभी मुखिया के नाम एंड सभी बालकों के नाम होते थे। पॉइंट ऑफ सेल मशीन वितरण की जो भी यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप हैं इनके लिए। एंड अब आप जब भी गेहूँ लेने जाओगे, चीनी लेने जाओगे या तेल लेने जाओगे, तो आपको आधार कार्ड से कनेक्ट किया जा चुका है। तो आपको अंगूठा लगा करके, क्योंकि आधार आपका बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगा करके आपको जो है वो अन्न मिलेगा, या गेहूं या अनाज जो भी है मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। ओके, उससे क्या होगा कि ये जो फेयर प्राइस शॉप वाले हैं, जिन्हें हम डीलर बोल सकते हो, डीलर आपके गांव में आसपास डीलर बोलते हैं, ये डीलर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। और ऊपर की साइड में, जब भंडारण से नीचे की साइड में जो भ्रष्टाचार होता था, उसके लिए सरकार ने एक जियो टैगिंग प्रणाली शुरू कर दी। जब भी भंडारण से ट्रक चलेगा, एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा कि इस समय ट्रक चल दिया है, इसमें खाना जो है अन्न होगा या अनाज होगा या कुछ तेल वगैरह होगा, वो है। एंड उस समय एप्लीकेशन में अपडेटेड रहेगा, मैप हमेशा अपडेटेड रहेगा, और जब तक राशन कार्ड वाले के पास पहुंचेगा तब तक अपडेटेड रहेगा। तो पूरा एक डिजिटल सिस्टम बना दिया गया था। ये है अपना उपभोक्ता मामलात के द्वारा जो चलाया जा रहा सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका पीडीएस सिस्टम, राशन एफपीएस सिस्टम, ये आप सबको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत हर व्यक्ति तक अन्न, अनाज या बेसिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं सरकार के द्वारा। सरकार सब्सिडी देती है और ये डीलर लोकल लेवल पे जो भी व्यक्ति या जो भी लाभार्थी उनको वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अभी स्मार्ट कार्ड वाला, और एक इसमें नया पॉइंट और आया, वन राशन वन नेशन वाला ऑप्शन। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आपको एक नज़दीक वाला डीलर लोकेट कर दिया जाता था, आपके गांव वाला या आपके वार्ड वाला, कि आप इसी डीलर के पास में जाकर के जो है ओनली इसी डीलर के पास में जाकर के क्या ले सकते हैं, अपना अनाज ले सकते हैं या जो भी आधारभूत सुविधा सरकार दे रही है वो ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका राशन कार्ड आपके गांव में बना हुआ है, आप जयपुर में काम करने आ गए, मजदूर हैं, तो अब फिर आप वो फेयर प्राइस शॉप से कहीं जयपुर से ले ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने राजस्थान केंद्र सरकार के द्वारा प्लान किया गया कि वन नेशन वन राशन वाला प्लान, जिसमें आधार इनेबल्ड किया गया। और अब आप कहीं से भी ऑल इंडिया में, क्योंकि अभी 1-2 राज्य और छूट गए हैं, बाकी मोस्टली सभी राज्यों में लागू हो चुका है वन नेशन वन राशन वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अपना जो सरकार के द्वारा सब्सिडाइज प्राइस पे जो आपको उत्पाद दिए जा रहे हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है उपभोक्ता मामलात वाला। एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस। ओके, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, प्री में शायद ही कोई सवाल बनेगा, लेकिन मेंस में बहुत सारी जगह लिखने के लिए हो सकता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण के बहुउद्देश्यों की प्राप्ति, जैसे कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना। इससे एक अच्छा फायदा ये भी होता है कि भले ही गेहूं के दाम 20 रुपये पर किलो हों या 25 रुपये पर किलो हों, लेकिन सरकार आपको फिक्स कीमतों पे देने वाली है, 2 रुपये पर किलो के हिसाब से या 1 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो कीमतों में स्थिरता हो रही है। यहाँ से आपूर्ति अगर कम भी हो गई होगी तो सरकार अपने गोदामों से अधिक मात्रा में खाद्यान्न को निकाल करके लोगों तक पहुंचाएगी। आपूर्ति की कमी आने पर भी वस्तुओं की राशनिंग इन द सेंस की कुछ लिमिटेड आधारभूत वस्तुएं जो आपको कम कीमत पे दी जा सकती हैं, वो राशनिंग ओके की राशनिंग तथा समाज के गरीब एवं जरूरतमंदों को बुनियादी वस्तुओं को सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित किए गए।
उचित मूल्यों की दुकान करीब करीब 5.5 लाख उचित मूल्यों की दुकान है आज के टाइम पे, उससे ज़्यादा है, फिक्स डाटा याद नहीं है बट ओवरव्यू में याद रखता हूँ मैं हमेशा। तो 5.5 लाख के आसपास में उचित मूल्य की दुकान है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 6 लाख से ऊपर हमारे गाँव है, तो मोस्टली सभी गाँव में या छोटी छोटी ढाणियाँ हैं तो आसपास के गाँव के लिए उचित मूल्य की दुकान स्थापित की जा चुकी हैं, जिन्हें हम फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, FPS कहते हैं। नेटवर्क स्थापित किया गया, खाद्यान्नों का आवंटन, वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई थी। ठीक है, ये सब काम किसके लिए दे दिया गया था? राज्य सरकार को दिया गया था। ठीक है, उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSA के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के मापदंड की समीक्षा करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले संबंध में नवीनतम अधिसूचना जारी की गई। इसका कोई महत्व है नहीं। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ हैं। एक तो ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना क्या है, वो आपको पता ही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना या अंत्योदय आय योजना, अंत्योदय अन्न योजना परिवार के जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको 35 किलो पर परिवार, और BPL के जो हैं उनको पर व्यक्ति प्रति माह 5 किलो के हिसाब से, गेहूँ 2 रुपये किलो के हिसाब से। अब चेंज कर दिया गया है 1 मार्च 2019 से, पहले 2 रुपये किलो के हिसाब से था, अभी 1 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है। इसमें 1 रुपये की सब्सिडी और एक्स्ट्रा राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 1 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जाता है। तो ये तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया। ठीक है, ये इसमें हमारी राजस्थान सरकार ने 2 रुपये की जगह 1 रुपये और सब्सिडी एक्स्ट्रा करके अब आपको गेहूँ जो है वो 1 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद में वन नेशन वन कार्ड योजना, इस योजना में लाभार्थियों का आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है, आधार से कनेक्ट किया जा रहा है राशन कार्ड को। राजस्थान के 4.10 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है, जो कि 96% है। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी तथा अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। आप राजस्थान के किसी भी ज़िले में जाके 1 महीने का राशन ले सकते हैं। अगर आप अंतर्राज्य में भी जाते हैं तो भी वहाँ से आप अपना राशन ले सकते हैं। राज्य का कोई नागरिक अन्य राज्य से अथवा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान में अपना राशन प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बिहार से, यूपी से हमारे राजस्थान में काम करने आता है गांव से, तो यहाँ राजस्थान में जयपुर में जो भी राशन की दुकान होगी उस पर जा कर के अपना राशन ले सकता है। ओके, उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा एक स्पेशल सहरिया, खैरवा और कथौड़ी जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा दी गई है। उसमें क्या है कि इन जनजातियों के लिए खाद्य तेल, घी और दाल भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें सहायता कौन कर रहा है? जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा। ये 12 जिले के सहारिया जनजाति और उदयपुर जिले की कथौड़ी और खैरवा जनजाति के लिए प्रति माह प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 250 ml घी, 500 ml तेल और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का वितरण। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन वितरण एक तरीके से आप जो नॉर्मली अगर आप राशन पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे, इवन इफ आप अगर पेट्रोल डलवाले होंगे तो पेट्रोल के लिए जब आप अपना कार्ड देते हो ना ATM, उन्हें भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोला जाता है। सेलिंग के पॉइंट पे वो जो मशीन होती है वो। ठीक है, अब वहाँ तो आपको क्या करना होता है, या तो अपना ATM कार्ड वगैरह देना पड़ता है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन में या तो आप अपना स्मार्ट राशन कार्ड देंगे या अपना अंगूठा लगाएंगे। अगर अंगूठा भी वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आपके मोबाइल में OTP आएगा, OTP के द्वारा आपको राशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये सिस्टम है। उचित मूल्यों की दुकान पे POS मशीनों की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से की गई है और उचित मूल्यों की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। POS मशीन से होने वाले वितरण का संपूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से किसी भी समय किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी संभव है। पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात राशन सामग्री के वितरण से न केवल PDS सामग्री की कालाबाजारी पर रोक लगाई गई है, बल्कि लक्षित लाभार्थी यानी टारगेटेड बेनिफिशियरी तक PDS सामग्री की पहुंच सुनिश्चित की गई है। किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान मिलान नहीं होने पे पंजीकृत मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है, या कोई जो अधिकारी प्राधिकृत किया गया है उसके माध्यम से बाईपास सिस्टम एक्टिवेट करके उसको राशन दिया जाता है। विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिले में किसी भी राशन की दुकान से ले सकता था। पहले क्या होता था, एक ही दुकान लोकेट की जाती थी, वहीं से लेते थे, बट अभी ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन और स्मार्ट
राशनिंग के माध्यम से, स्मार्ट आधार कनेक्ट होने के माध्यम से आप कहीं से भी जो है वो राशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक गेहूं के हर दाने पर नज़र रखने के लिए GARDS अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली विकसित की गई सरकार के द्वारा। इसके तहत राज्य के 4.46 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में GRDS यानी अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली लागू की गई। ठीक है, लागू की जा रही, प्रक्रियाधीन है। ओके, ये अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें क्या होगा, हमारे राजस्थान की जो उचित मूल्य की दुकान है वो है 25,333, तो ये डाटा याद रख लेना। तो इनकी जियो टैगिंग की जा रही है। मैंने 5.5 आपको बताए थे, वो ऑल इंडिया की बताया था। 5.5 लाख ऑल इंडिया में उचित मूल्य की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप है, राशन की दुकानें। उसके बाद में क्या होगा, इनकी जियो टैगिंग की जाएगी दुकानों की। हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से FCI, ठीक है, ये अपना जो गोदाम है FCI के, वहाँ से उठने वाले खाद्यान्न के रियल टाइम चालान जनरेशन से उचित मूल्यों की दुकान द्वारा वास्तविक समय पर खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। जब FCI के गोदाम से जो अनाज है या जो भी परिवहन के ट्रांसपोर्ट के साधन में डाला गया है, उस समय से रियल टाइम पे आपको बोल दिया जाएगा कि 3 घंटे के अंतर्गत आपका सामान लोगों तक भी पहुंचे, इसकी लोगों तक भी पहुंचे। लोग एप्लीकेशन के माध्यम से इसे देख सकते हैं कि हमारे पास के फेयर प्राइस शॉप पे अनाज आ चुका है या तेल आ चुका है या नहीं आया, ये हम देख सकते हैं इसमें जियो टैगिंग के माध्यम से। जियो टैगिंग से भारतीय खाद्य निगम डिपो और उचित मूल्यों की दुकानों के बीच में वास्तविक दूरी के आधार पर परिवहन शुल्क का भुगतान करने एवं समय पर्यवेक्षण पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जमा राशि की निगरानी सुनिश्चित की गई है। बैंकिंग पार्टनर की तकनीकी सहायता से भुगतान प्रक्रिया को आसान किया गया है। ओके, राज्य में भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर उचित मूल्य दुकानों में आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की पॉइंट ऑफ सेल मशीन से 48 घंटे में अनिवार्य अपडेशन प्रक्रिया है। तो मतलब ये है, अगर आपने भारतीय खाद्य निगम से यानी FCI से अगर माल उठा लिया है तो 48 घंटे में उसको पहुंचाना ज़रूरी है फेयर प्राइस शॉप तक, और अपडेट करना ज़रूरी है सिस्टम के अंतर्गत। ये बात जो है वो इस गेहूं के हर दाने पे नज़र के लिए GARDS तकनीक विकसित की गई है, इसमें प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से GRDS में क्या होगा, जो भी वाहन, मान लीजिए कि कोई ट्रक है उसमें अनाज जा रहा है, गेहूँ जा रहे हैं, और FCI से उठा करके और फेयर प्राइस शॉप तक, तो उस वाहन में एक तो टैगिंग होगी, तो मैप में उस वाहन की रियल टाइम लोकेशन दिखेगी, यानी इस समय आप देखना चाहो तो लोकेशन दिखेगी, और उस वाहन को 48 घंटे के अंतर्गत फेयर प्राइस शॉप जो भी उसके लिए डिसाइड की गई हैं उन पे पहुंचाना होगा और अपडेट करना होगा। ठीक है, और इसके तहत ये जो पैसे का लेन देन है ये भी आसान करके ऑनलाइन कर दिया गया है। ओके, तो ये अपना हो गया उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, एंड इसमें और कुछ है तो वो और देख लीजिए। उपभोक्ता मामलात यानी उपभोक्ताओं से संबंधित कोई विवाद होता है तो उनके लिए हर जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बनाया गया है। ठीक है, जयपुर में जो है वो 4 बना दिए, जोधपुर में 2 बना दिए, और बाकी सब जगह 1-1 हैं, तो कुल मिला के 37 जिला मंच बन गए और 6 सर्किट बेंच यानी संभागीय मुख्यालय बन चुके हैं। ओके, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ये सब किया गया है। उपभोक्ता से रिलेटेड कोई भी मामला है, उनका विवाद है, तो उसके निवारण के लिए ये मंच बनाए गए। उसके अलावा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड RSFCSCL, ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने 27 दिसंबर 2010 से कार्य योजना प्रारंभ किया। निगम का उद्देश्य लक्षित समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन, वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, और इसमें गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। अब फेयर प्राइस शॉप की दुकानों पे और भी सामान उपलब्ध कराए जाते हैं डेली परचेज यूज के, और वो सामान जो हो सकते हैं वो नॉर्मल प्राइस पे रहते हैं। ठीक है, उनमें सब्सिडी नहीं होती है। ठीक है, ये बस इसमें सरकार के द्वारा निगम बनाया गया था, और ये सब पॉइंट ऑफ सेल वाला काम करना या जियो टैगिंग करवाना, ये सब इसी के अंडर में होने वाला निगम के अंदर। ओके, तो ये हो गया अपना खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात। ओके, एंड नाउ स्टार्ट विद दिस बालकों के लिए योजनाएं। एक एक करके योजनाएं देखते हैं।
पहले सबको पढ़ देता हूँ। मिड डे मील, सीएम बाल गोपाल योजना, ये रटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए बालकों के लिए चलाई जा रही कुछ 5 योजनाओं के नाम बताइए, तुरंत आपको बोल देना मिड डे मील, सीएम बाल गोपाल योजना, पालनहार योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य योजना, इस तरीके से आपको बोल देना। मिड डे मील योजना, ठीक है। एमडीएमएस, इसके तहत क्या होता है, सबको पढ़ा है, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने फ़ायदा भी उठाया होगा उस चीज़ के, ओके। इसमें कोई भी विद्यालय हो या कहीं प्रशिक्षण केंद्र हो या मदरसा हो, उनमें 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको डेली भोजन दिया जाता है, ठीक है। और क्यों दिया जाता है, ताकि विद्यार्थियों का पोषण का स्तर सुधारा जा सके। हो सके तो भाई हो सकता है कि घर पे खाना नहीं मिल पाता हो, गरीब लोग ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो पोषण का स्तर सुधारा जा सके। खाना मिलता है तो खाने में वैरायटी भी रहती है, डेली अलग अलग खाना मिलता है, तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थी स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं, तो बाकी और विद्यार्थी भी अपना स्कूलों में नामांकन कराते हैं, तो नामांकन बढ़ता है। विद्यार्थी डेली आते हैं ताकि खाना खा सकें वो, ठीक है। तो ये रहता है इसका फ़ायदा। एक तो हो गया पोषण बढ़ने वाला है, नामांकन बढ़ने वाला है, और विद्यार्थी नियमित रूप से उसमें रहने वाला है स्कूल के अंतर्गत, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ये डाटा याद रख लेना, 1 से 5 तक के विद्यार्थी उनके लिए न्यूनतम 450 कैलोरी दिया जाता है और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये डाटा के रूप में याद रख लेना। 2 नंबर में मिड डे मील या 5 नंबर में मिड डे मील पूछा जा सकता है। पिछले वाले टॉपिक में अगर देखें तो आपसे ये जियो टैगिंग वाला जो है वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है एफपीएस पे, और हो सकता है तो 10 नंबर का पीडीएस पे ही पूछा जा सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और पूछा भी गया है मेरे हिसाब से, शायद आरएस वगैरह एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्या खामियां हैं, क्या सरकार को करना चाहिए, इस तरीके के 10 नंबर का सवाल बनता है सीधा सीधा। नेक्स्ट योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, IGMPY, ठीक है। अब पता चल रहा होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके 3 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया। इसके तहत सुपोषित राजस्थान विजन 2022 जो था वो उसको पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। और इसमें योजना शुरू की गई है आपकी 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहारिया वाले क्षेत्रों में इसमें की गई है। उद्देश्य क्या है, जो बालक है 3 साल तक की उम्र तक का, और जो माता है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत जो दूसरा बच्चा होता है उसके जन्म पे, अगर वो संस्थागत रूप से यानी हॉस्पिटल में उसका जन्म करवाया गया है, तो दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है, ठीक है। इससे वो अपने स्वास्थ्य पे देखभाल कर सकती है और पोषण के लिए कुछ खरीद सकते हैं। उसके बाद में PM मातृ बंधन योजना, PM यानी केंद्र सरकार की योजना, इसका उद्देश्य है वही गर्भवती या धात्री महिलाएं उनका और उनके नन्हे शिशुओं का स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना, ठीक है। गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना, और इसमें क्या होता है 5,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में, 1,000, 2,000 और 2,000 इस तरीके से। तो PM मातृ बंधन योजना ये भी महिला और बस के शिशु के लिए, इसमें 0 से 6 माह तक का, और इधर की साइड में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए, और इसमें दूसरी संतान पे 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये राजस्थान सरकार की योजना है और ये केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद में किशोरी बालिका योजना, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, बस एक तो मंत्रालय याद रख लेना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पे 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में, जहां पे नॉर्मल सी बात है लिंगानुपात कम होगा, उन क्षेत्रों में 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण जनरेट करना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, जागरूक नागरिक बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो किशोरी बालिका योजना, ओके। देन पोषण अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों पे माता एवं शिशुओं के पोषण में सुधार करने के लिए किया गया था। इसके माध्यम से गर्भधारण, गोद भराई, अन्नप्राशन एवं शाला पूर्व शिक्षा की शुरुआत जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषण अभियान को शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रख लेना, पोषण अभियान कोई खास बात नहीं है, इसमें ना पूछा जाएगा, ना तो प्रीम बनेगा ना मेंस में बनेगा। इधर देखा जाए तो नाम से पता चल रहा है, तो इसलिए ना तो प्रीम बनेगा ना मेंस में बनेगा, बट ये एज वाला थोड़ा सा है। पीएम मातृवंदना योजना प्रीम बन सकता है। कितने लाभ दिया जाता है? 5,000 का। इधर की साइड में अगर देखें इंदिरा गांधी मातृ, तो इसमें दूसरी संतान पे 6,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है। मिशन वात्सल्य योजना, इनमें तो सवाल बन नहीं रहे कोई भी खास, ठीक है, पोषण के नाम से पता चल रहा है इसका उद्देश्य क्या। मिशन वात्सल्य योजना बाल संरक्षण के लिए, बालिकाओं के संरक्षण प्रवेश के लिए एक तरीके से डाटाबेस वगैरह करना होता है, तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। मिशन वात्सल्य योजना वही बालक संरक्षण एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में बालकों एवं बालिका हेतु संरक्षित प्रवेश तैयार करना है। तो ये कोई योजना खास नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ठीक है। मिड डे मील योजना के तहत जो खाना दिया जाता है विद्यालयों में, प्रशिक्षण केंद्रों में और मदरसों में, उसमें खाने के साथ साथ में सप्ताह में 2 दिवस, मंगलवार और शुक्रवार, अब पहले तो 2 दिवस था, अब सरकार ने बढ़ा करके इसे पूरा 6 दिवस तक का कर दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा सोमवार से लेके और शनिवार तक का कर दिया बजट के अनुसार, ठीक है। तो उसमें दूध उपलब्ध कराया जाता है मिल्क पाउडर वाला, ठीक है। और इसमें कितना दूध? 1 से 5 तक के लिए 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 500 ml दूध, ठीक है। और उसके बाद में 6 से 8 तक के लिए 200 ml का 200 मिलीलीटर का दूध प्रदान किया जाता है विद्यार्थी के लिए। तो ये ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल, शुरुआत जब की गई थी 2 दिन के लिए की गई थी, मंगलवार और शुक्रवार, अभी सप्ताह के सभी दिन, ठीक है। संडे को छोड़ दो, छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी है उस दिन को छोड़ दो, यानी जिस दिन मिड डे मील का भोजन दिया जाता है उस दिन दूध मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अपना खाद्य एवं उपभोक्ता मामला हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जलापूर्ति संबंधी योजनाएं। जलापूर्ति के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति सरकार का उद्देश्य है, हर घर में पानी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा आपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन शुरू किया गया। हर घर में नल का पानी, टैप वाटर, ठीक है, इस मिशन को शुरू किया गया था। और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2019 से शुरू कर रहे हैं और 2024 तक हर घर में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। ये कि अपना जल जीवन मिशन है, ठीक है, जल जीवन मिशन। बहुत सारी जगह ये सक्सेस हो चुका है, अभी राजस्थान में उतना सफल नहीं हुआ है। अगर आप जल जीवन मिशन की साइट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अभी राजस्थान में उतना सफल नहीं हुआ है। राजस्थान में अभी सिर्फ 50-60% के आसपास ही ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा है जल जीवन मिशन। ये इस सर्च करना, इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं आरओ प्लांट्स। ये स्थापित किए गए आरओ प्लांट, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना क्या है कि क्यों आरओ प्लांट स्थापित किए जाते हैं। सबको पता है, खारेपन और फ्लोराइड की समस्याएं होती हैं, उनसे दूर करने के लिए गाँव में, ढाडियों में आरओ प्लांट स्थापित किए गए। इसका कार्य कौन कर रहा है ये देख लेना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए आरओ प्लांट की स्थापना। सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पंपिंग सिस्टम, अब तक कुल मिला के इतने नवंबर 2022 तक इतने बोरवेल सिस्टम सौर ऊर्जा आधारित लगाए जा चुके हैं राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। आपने देखा ही होगा, कभी आप रास्ते में जाएंगे तो आपको एक बोरवेल दिखेगा और उसके ऊपर सोलर पैनल दिखेगा, तो वो सौर ऊर्जा आधारित सरकार के द्वारा बनाए गए ताकि लोगों को पानी की पहुंच हो जाए। उसके अलावा बृहत सिंचाई परियोजना, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा, ओके, बीसलपुर, जवाई बांध, ये वाले आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या विभाग के द्वारा कौन कौन सी जो हैं वो योजनाएं चलाई जाती हैं। उत्तर मैट्रिक योजना, छात्रावास सुविधा, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कल्याण, ये देख लेते हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक कल्याण एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। समाज का विकास करना, समाज का कल्याण करना, हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलना, ठीक है, जिसे भारत के संविधान के डीपीएसपी में भी शामिल किया गया। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है, राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से पिछड़े, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा, ठीक है। ये अपने संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो सामाजिक न्याय करना सभी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तो इसके लिए SC, ST, OBC, EWS, MBC, इनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक, ओके। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट मैट्रिक में, ओके, इसमें क्या होगा कि SC, ST, OBC, EWS और MBC के जो छात्र उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
और वही कि इनकी माता पिता की आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में उन्होंने बोला हुआ है 5 लाख से कम होनी चाहिए। और इनको क्या दिया जाता है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है बस। ओके। उसके बाद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पहले इसका नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, ठीक है। अब इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इसके तहत क्या होता है, कोई SC ST या अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL हैं, उनकी 18 साल या उससे बड़ी कोई लड़की की अगर शादी कर रहे हैं तो उस समय सरकार 51,000 रुपये तक की राशि देती है। किस किस तरीके से, अगर शादी हो रही है तो 31,000 रुपये दिए ही जाएंगे सीधे सीधे, लेकिन अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे, और लड़की ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो 20,000 देंगे, ठीक है। मतलब SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग में जो BPL आते हैं, BPL परिवार आते हैं, उनकी किसी भी बच्ची की शादी हो रही है तो उसमें अगर बच्ची 10 पास है तो उसे 41,000, और बच्ची अगर BA पास है तो 51,000, और बच्ची ने अगर 10वीं भी पास नहीं की है, BA भी नहीं किया हुआ है, तो उसे 31,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। इसी प्रकार अन्य जो भी BPL वाले होंगे, इनको SC ST और अल्पसंख्यक BPL को छोड़ के अन्य BPL वाले होंगे, अंत्योदय परिवार वाले होंगे, आस्था कार्ड धारक होंगे, EWS वाली कमजोर विधवा महिलाएं होंगी, विशेष योग्यजन व्यक्ति होंगे, पालनहार योजना में लाभार्थी महिला लड़कियां होंगी, उनकी अगर शादी हो रही है तो 21,000 तो नॉर्मल दिए जाएंगे। 10वीं अगर कर रखी है तो 31,000 हो जाएंगे, और अगर उसने BA कर रखी है तो 41,000 हो जाएंगे। ये किसके तहत दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। नेक्स्ट अपना छात्रावास सुविधा, कोई खास बात नहीं है, SC ST के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। अंबेडकर DBT वाउचर योजना, अंबेडकर DBT वाउचर योजना में कोई भी विद्यार्थी जो कि SC ST कैटेगरी या OBC या EBC EWS कैटेगरी से है और घर से बाहर रह कर के अपने ज़िला मुख्यालय में रह कर के पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसके लिए ये तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की, तो उसके लिए अंबेडकर वाउचर योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है, और अधिकतम 1 साल में या अधिकतम 10 माह तक की ये सहायता दी जाती है, ठीक है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना, कोई भी विद्यार्थी जो कि केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, कला और विज्ञान संगीतों में जिला मुख्यालयों पे स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहा है, राजकीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए जा रहा है, SC का, ST का, अन्य पिछड़े वर्ग का, MBC का या EWS का कोई विद्यार्थी है और वो बाहर अपने ज़िले में जाके रह रहा है, तो उसके लिए सरकार जो है वो 2,000 रुपये तक के DBT वाउचर्स देगी, ओके, और अधिकतम 10 देने वाली है। आवासीय विद्यालय, कोई बड़ी बात नहीं है, 35 आवासीय विद्यालय जहाँ पे सब रह करके पढ़ाई लिखाई करेंगे। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, इसमें SC ST और सवर्ण हिंदू, तो अगर आपस में अंतर्जातीय विवाह करते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, SC ST की महिलाएं हो सकती हैं, SC ST नहीं, ओनली SC अनुसूचित जाति, ठीक है, SC के लिए ये, सवर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति, अगर अंतर विवाह हो रहा है, SC की महिला और पुरुष सवर्ण हिंदू के महिला या पुरुष इनके साथ में किसी से शादी करते हैं तो सरकार 5 लाख रुपए तक की शादी पे सहायता देती है, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, तो ये पेंशन योजनाएं, बहुत सारी पेंशन योजनाएं चल रही हैं अलग अलग, ये हम देख लेते हैं एक एक करके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कांग्रेस की UPA 1 सरकार आई थी तब, उस समय 19 नवंबर 2017 को की गई थी। इंदिरा गांधी के नाम से है तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड होगी, डेट भी 19 नवंबर वाली याद रखना है आपको, ओके। इसमें क्या है, जो भी BPL परिवार हैं उनमें 60 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है, उसको 750 प्रति माह, 60 से 75 वर्ष की उम्र में, और 75 से ऊपर हो गया है BPL का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, और 75 से ऊपर हो गया है तो 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। उसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये विधवा पेंशन योजना है तो विधवाओं के लिए दी जाती है। ये शुरू की गई है 7 अक्टूबर 2019 से। इसके अंतर्गत BPL परिवार में अगर कोई भी महिला जो कि विधवा है और 40 साल से अधिक उम्र है, 40 से 55 साल की उम्र तक तो उसे 500 रुपये, 55 से 60 तक 750 रुपये, 60 से 75 तक उसे 1,000 रुपये प्रति माह, और 75 से
और ऊपर अधिक आयु है तो 1500 रुपये प्रति माह। सरकार को भी क्या डिविडेशन करने की ज़रूरत होती है। विधवा महिला है तो इकट्ठा एक साथ में दे दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट वो डिवाइड करते हैं 2-5 साल में, 5 साल में, 10 साल में, ठीक है। याद करना आपको, 40 से 55 के लिए 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 के लिए 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 के लिए 1000 रुपये प्रति माह, और 75 से ऊपर है तो 1500 रुपये प्रति माह। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, तो एकल नारी या तो विधवा हो सकती है, या तलाकशुदा हो सकती है, या परित्यक्ता हो सकती है, जिसे छोड़ दिया गया हो। तो इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष तक की ऐसी महिला जो एकल है, जिसको ये मैंने कैटेगरी बताई, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, इनको 18 से 55 वर्ष तक की उम्र तक 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वैसे 500 रुपये से होता क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, इससे होना भी कुछ नहीं होता है इससे। उसके अलावा 750 रुपये प्रति माह अगर दिया जाएगा, अगर 55 से 60 की उम्र है। और उसके बाद में 1500 रुपये दिया जाएगा जिनकी आयु 75 से अधिक है, और 60 से 75 तक 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने शर्त भी लगा दी कि उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, क्योंकि नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें समझ नहीं पाएंगे कि नाम क्या कहना चाह रहा है। तो याद रखना, ये उज्ज्वला योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार्ट लगा दिया था मैंने। जो योजनाओं में नाम से आप डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हो कि ये योजना किससे रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में अब इधर देखो, मुख्यमंत्री एकल नारी, आप खुद अनुमान लगा सकते हो, कोई एकल नारी होगी उसके लिए पेंशन दे रहे हैं, ठीक है। विधवा पेंशन योजना, तो विधवाओं के लिए पेंशन दी जा रही होगी। इधर देखें, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, आप अनुमान लगा लोगे यार, जो निःशक्त जन है उनके लिए, बस राशि का डाटा याद नहीं रहे वो बात अलग है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, आप अनुमान लगा लोगे, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन दी जा रही होगी। विशेष योग्यजन, अनुमान लगा लोगे कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए पेंशन दी जा रही होगी। लघु एवं सीमांत किसान, इनके लिए भी दी जा रही होगी पेंशन, अनुमान लगा लोगे। लेकिन उज्ज्वला योजना पे आप नहीं अनुमान लगा पाओगे। एक उज्ज्वला योजना तो वो है जो केंद्र सरकार के द्वारा हर घर में गैस सिलेंडर वितरण किए गए थे, ठीक है, वो तो उज्ज्वला योजना हो गई अलग से केंद्र सरकार की। अब ये राज्य सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना, इसमें जो महिलाएं जो रेड लाइट एरियाओं में देह व्यापार जो होता है उनसे लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों को उन अवांछनीय कार्यों से निकालने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, समाज में सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए, स्वयं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पुनर्वास करवाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की गई, जिसमें सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को हेल्प करती है और स्वयंसेवी संस्थाएं उन महिलाओं की सहायता करते हैं, ठीक है। ये कौन सी होगी, उज्ज्वला योजना। मतलब ऐसी योजना जिसमें देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को और उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों से निकाल करके उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनका पुनर्वास करवाया जाए, और हो सके तो कैसे भी करके समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। इसमें सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को हेल्प करेगी और स्वयंसेवी संस्थान उन महिलाओं और उनके बच्चों की हेल्प करेंगे, ओके। इधर वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, समझ में आ गया, निःशक्त लोगों के लिए शुरू की गई है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी आपको समझ में आ गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई, तो राजस्थान की है। ये डाटा आप खुद देख लेना, कौन सी वर्ष में कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ऐसे मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ये खुद का देखने का है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन योजना, यानी ये विशेष योग्यजन फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए। लघु एवं सीमांत बद्धजन कृषक किसान, जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, लघु यानी जिसकी 2 हेक्टेयर से कम हो, और उसके सीमांत 1 हेक्टेयर तक के होते हैं, तो ये होता है लघु एवं सीमांत किसान जो होते हैं, और वृद्ध हो चुके हैं उनके लिए हेल्प, तो ये आप देख लेना। उसके बाद में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति की योजना, ठीक है, इसे मैं पढ़ देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, या अन्य एसएससी लेवल के कोई एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, घनिष्ठ सहायक हो, इंजीनियरिंग की हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप क्लैट की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उनकी तैयारी के लिए आप कोचिंग्स में आते हो। अब मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना के तहत सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी आ रहे हैं उनमें कोई एससी का है, कोई एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, अल्पसंख्यक है, आर्थिक पिछड़ा है, एमबीसी का है, या विशेष योग्यजन है, और जिनकी आय या उनके माता पिता की आय 8 लाख से कम है और राज्य के सेवा में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉर्म भर दीजिए अनुपूर्ति योजना के। तो कोचिंग में वो अपनी फीस देंगे, कोचिंग में फीस नहीं देनी पड़ेगी विद्यार्थियों को, कोचिंग वालों को फीस सरकार दे देगी, ठीक है। ये क्या है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना। अभी इस बार के बजट में 30,000 विद्यार्थियों को फ्री में पढ़ाने का
सरकार के द्वारा बजट में बोला गया है। ठीक है, अभी नए बजट में 30,000 विद्यार्थियों का बोला। देन विधवा विवाह उपहार योजना, विधवा अगर कोई विवाह करना चाह रही है तो सरकार 15,000 रुपये देगी। कोरोना सहायता योजना शुरू की गई थी 15 जून 2021 से। तो जो भी कोविड महामारी में अनाथ हो चुके थे बच्चे या विधवा हो चुकी थी महिलाएं, उनको आर्थिक सहायता, सामाजिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की गई। इसमें 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए गए थे और 18 वर्ष की आयु में अगर बालक बालिकाएँ उनकी 18 वर्ष की आयु हो रही है तो 2500 रुपये प्रति माह। और उसके अलावा 18 वर्ष की आयु होने पे बालक और बालकों के लिए ये अपना इन्होंने 1 लाख रुपए की प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक तो है 2500 रुपये प्रति माह, और उसके बाद में जो है वो 2,000 रुपये वार्षिक रहे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि दे है। नवजीवन योजना, अब ये भी थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि नाम से पता नहीं चल पा रहा होगा, थोड़ा सा रिलेट तो कर सकते हैं बट नाम से पता नहीं चल पा रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई। नवजीवन योजना मतलब वो लोग जो अवैध शराब बनाते हैं उनके लिए शुरू की गई, और उनके लिए क्या बोला गया कि आप अवैध शराब बनाने वाला ये जो इलीगल तरीका है इसे छोड़िए, आपके लिए हम वैकल्पिक अवसर दे रहे हैं, आपको कोई दूसरा रोजगार पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको हम साक्षर करेंगे, आपको हम स्किल डेवलप करवाएंगे, बुनियादी सुविधाएं आपको प्रदान कराएंगे, आप दूसरा रोजगार देखो। तो वो किसके लिए नवजीवन योजना? जो अवैध शराब का निर्माण करते हैं, भंडारण करते हैं और बिक्री करने वाले जो समुदाय हैं उनके लिए। हमारे राजस्थान में बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि शराब का निर्माण करती हैं, और चूँकि शराब का निर्माण करना अब इलीगल ही है, सरकार खुद शराब सेल करवाती है, तो सरकार के तरीके से हो रहा है तो लीगल है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने लेवल पे कर रहा है तो वो इलीगल हो जाता है। ओके, तो ये नवजीवन योजना है जो समुदाय शराब निर्माण में लिप्त होते थे इलीगल तरीके से उनके लिए। वृद्ध कल्याण योजना, ठीक है, वो वृद्धों के कल्याण के लिए वृद्ध कल्याण योजना। पालाहार योजना, ठीक है, ये आप पढ़ लेते हैं। पालाहार योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नगद हस्तांतरण योजना है। ये योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरंभ की गई थी जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है या आजीवन कारावास या मौत की सज़ा काट रहे हैं। माता की मृत्यु हो गई है, पिता को आजीवन कारावास काट रहा है, ये बहुत सारी कंडीशन है। प्रारंभ में योजना सिर्फ एससी के बच्चों के लिए थी, बाद में इसे बढ़ाकर सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक, कानूनी रूप से विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चों और इनके लिए है। तो मतलब ओवरऑल में क्या है कि अगर कोई बालक अनाथ है, ठीक है, उसके माता पिता उसके संरक्षण के लिए है नहीं, तो इसके तहत उसको कोई पालने वाला अगर कोई व्यक्ति, उनका रिश्तेदार अगर उनकी सहायता करने के लिए तैयार होता है तो उस रिश्तेदार को सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनबाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष की आयु में विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह, अन्य श्रेणियों में 0 से 6 के लिए 500 और 6 से 18, और पहली वाली जो श्रेणी है उसमें उन्होंने बोला हुआ है तो ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्तियों को पालनहार भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये इन्होंने बोला हुआ है। अब इसे अन्य श्रेणी किसके लिए बोला है, एक बार आप इसे दोबारा देख लेना, बट सीधा ऑप्शन ये हुआ कि अगर कोई बालक अनाथ है, उसके माता पिता उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, उसका रिलेटिव हो या कोई जानकार हो, वो बोले कि मैं इस बच्चे को पालन करना चाहता हूँ, मैं इस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, इसके जीवन की देखरेख करना चाहता हूँ, ठीक है, आप इसका जीवन का देखरेख करो, सरकार आपकी सहायता करेगी। और जो देखरेख करने वाला है वो कौन है? पालनहार। उस पालनहार की सहायता करेगी। 0 से 6 वर्ष तक की उम्र तक सरकार 1,500 रुपये प्रति माह देगी, और 6 से 18 वर्ष होने पर 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था। अंत्येष्टि अन्य योजना, ठीक है, लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं विशेष योग्यजन योजनाएं। विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना, स्वराज गौरव योजना, सिलकोशिश नीति, आस्था योजना, कृत्रिम लगाने हेतु सहायता, राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार 2018, पदोन्नति में आरक्षण। तो पहले तो विशेष योग्यजन कौन है? राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के व्यापक कल्याण हेतु ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष योग्यजनों की समस्याओं को संपूर्ण समाधान एवं उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में पृथक से एक विभाग बनाया गया। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए चिन्हीकरण करना, उनका पुनर्वास करना, उसके लिए शिविर आयोजन किए जा रहे हैं।
ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान किए जाते हैं। विभाग कई योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त परिदृश्य नीचे दिया गया है। ओके, विशेष छात्रवृत्ति योजना, अगर कोई विशेष योग्यजन है तो राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अगर वो अध्ययनरत है तो विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जिनकी आय कम है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, अब इसमें डाटा नहीं लिखा है, जरूरी नहीं है। अब देखो, इनमें डाटा वाटा याद नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला पॉइंट आप याद रख लेना, विशेष योग्यजनों के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है वो याद रख लेना। ओके, इसमें कोई डाटा याद नहीं रखना है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, कोई डाटा याद नहीं रखना है, नाम से पता चल रहा है। ये थोड़ा सा आप देख लेना। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018, प्री का सवाल तो 18 वाले ही बन जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा इस नियम को प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में लाभ जो है वो 4% तक बढ़ा दिया गया है। अब ये जो अधिकार है राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018, चूँकि 2016 में बनाया गया था लेकिन लागू जो हुआ है वो 2018 में हुआ है और प्रॉपर्ली लागू 2019 में हुआ, तो 18 के नाम से इन्होंने लिखा है। अब इकोनॉमिक सर्वे वाले जाने उसी चीज़ के लिए 2016, 18 और 19 तीनों डेट लिख दी है, अब वो जाने, उनका काम जाने, बट आप ये याद रख लेना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के नाम से। ओके, इसमें क्या कर दिया गया, जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो किसी भी सरकारी सेवा में एग्जाम देने वाले हैं तो उनको 4% रिजर्व। पदोन्नति यानी जब प्रमोशन होने वाला है तो दिनांक 21 अक्टूबर 2021 से राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4% जो था उसे बढ़ा करके 5% तक ये थोड़ा दिनांक 21 अक्टूबर 2021 से राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4% आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट और अंकों में भी 5% की छूट दी गई है। तो ये पदोन्नति में आरक्षण में उनको छूट दी गई है फिजिकली हैंडीकैप्ड को 4%। कृत्रिम अंग उपकरण लगाने के लिए सहायता दी जाती है। ठीक है, अब ये देख लेना, कृत्रिम अंग उपकरण जैसे कि ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं, व्हील चेयर दे रहे हैं, कैलीपर दे रहे हैं, श्रवण यंत्र दे रहे हैं, ब्लाइंड स्टिक दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, जयपुर फोर्ट लगाए जा रहे हैं, जूते या पाम पैड दिए जा रहे हैं, उनके लिए 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। उसके बाद में सिल्कोसिस नीति, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, 5 नंबर का सवाल बनता है इसमें। राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को सिल्कोसिस नीति प्रारंभ की। इसके तहत खदानों, कारखानों और पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों में धूल के संपर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिल्कोसिस से पीड़ित हो जाता है। जो भी मिट्टी का काम होगा, बजरी का काम होगा, उसमें कंटिन्यूसली वो दिन भर वो बजरी वाले क्षेत्र में रहता है और वो धूल उड़ती रहती है बजरी वाली, तो उसके कारण लॉन्ग रन तक उसके संपर्क में रहने के कारण एक लाइलाज बीमारी के बन जाती है उसके अंतर्गत, तो वो होती है सिल्कोसिस। तो सिल्कोसिस पीड़ितों की सहायता के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ ऐसे कार्यस्थल व श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय अपनाए जाएंगे। सिल्कोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। ओके, एंड अगर पता चल गया इसको सिल्कोसिस है किसी भी व्यक्ति को तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। पीड़ित की मृत्यु अगर हो गई तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित को 1500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। 3 लाख तो सहायता दी जाएगी और अगर उसको एक्स्ट्रा 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अगर मृतक की विधवा है, अगर मर गया है तो 2 लाख रुपए तो वो दिए जाते हैं आश्रित को और उसको 500 से 1500 तक की पेंशन भी दी जा सकती है। एज के हिसाब से उसमें डिफरेंट रहता होगा। पालनहार योजना के अनुसार तहत परिवार को अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार, अलग अलग आयु वर्ग हैं, 500 से 2000 रुपये तक की वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। पीड़ित और उसके परिवार को NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी सभी BPL सुविधाओं में आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह लाभ होगा। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है। ओके, सिल्कोसिस नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का सवाल बनेगा। आस्था योजना, ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40% से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे इन परिवारों को BPL के समक्ष सुविधा मिलती है। तो आस्था योजना, अगर किसी परिवार में 4-5 लोग हैं, उनमें से 2 व्यक्ति भी अगर हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको एक आस्था योजना का कार्ड मिलेगा और उनको BPL जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
ओके। उसके बाद में किशोरियों के लिए सीएम राष्ट्रीय योजना, गैर पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई एम इंदिरा, अच्छा ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको सब पता है, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, ये तो आपको पता ही है। उद्देश्य वही होंगे, लिंगानुपात करना, लिंगानुपात कम करना, जीवन चक्र निरंतरता में महिलाओं को सशक्तिकरण करना, जेंडर ऑडिटिंग करना, ये सब है ही उसमें। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए तो ये योजना शुरू की गई, और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना शुरू की गई। ठीक है, इसमें सशक्तिकरण हो रहा है, लैंगिक समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में संबंधित जून या उसके बाद में जन्म लेने वाली महिलाएं, 2016 के बाद में जन्म लेने वाली बालिकाएं, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक या संरक्षक को 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी बालिका का जन्म हुआ है तो उसके माता पिता को अलग अलग जो है वो किस्त होती हैं, 6 किस्त होती हैं, उनमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। गैर पोषण घटक, तो किशोरों के लिए लक्षित एवं लक्षित लाभार्थियों के में संशोधन करते हुए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 के तहत 5 आकांक्षी जिले इन द सेंस वो जिले जहाँ पे लिंगानुपात कम है उनमें। ठीक है, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए योजना संचालित की गई। संशोधित योजना जीवन चक्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किशोरी लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुपोषण और अन्य चीज़। तो इसमें क्या होगा, 4 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। आई थिंक ये 14 से 18 होना चाहिए, यहाँ पे इनसे मिस्टेक होगा वो। ठीक है, एंड देन किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण घटक और IFA टैबलेट प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं दी जाएंगी। गैर पोषण घटक जो भी होंगे, स्वास्थ्य शिक्षा, इन पर फोकस किया जाएगा, कौशल पे फोकस किया जाएगा। और किशोरियों के लिए जो मासिक चक्र होती है उसकी स्वच्छता से रिलेटेड प्रचार प्रसार यानी कैंपेन किया जाएगा। ओके, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। एंड अल्पसंख्यक मामलात जो अपने माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक धर्म जैसे मुस्लिम धर्म शामिल होता है उसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म शामिल होता है, तो इसके लिए इवन एव अभी जैन धर्म को भी शामिल कर लिया गया है। ओके, तो इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकारों के द्वारा। कौन कौन सी है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मेरिट कम मीन्स योजना, अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुपूरति योजना में भी शामिल हैं। छात्रावास सुविधा में, PM जन विकास कार्यक्रम में शामिल है। अल्पसंख्यकों को कौशल विकास, स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए ऋण। तो अगर आपसे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के 5 योजनाओं के नाम पूछ लिए जाएँ तो ये रटी होनी चाहिए आपको। ओके, हर हाल में बस यही पूछा जाएगा, इनमें से किसी को डिटेल नहीं पूछने वाले हैं, बस इतना पूछा जाएगा। मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसे जो हैं उनको आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मदरसों में आधारभूत संरचनाएं डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि पेयजल की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, लर्निंग कंटेंट, और इस तरीके से मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, इसके लिए महिला विकास कार्यक्रम, CM सामूहिक विवाह योजना, IM शक्ति अभियान, जेंडर प्रकोष्ठ, अमृता हार्ट, जागृति बैक टू वर्क होम, CM वर्क फ्रॉम योजना। ठीक है, महिला विकास कार्यक्रम, राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए साथिन मानदेय महिला कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं, साथिन कर रही हैं, जो न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों के बीच में सेतु का कार्य करती हैं, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत भी करती हैं। तो महिला विकास कार्यक्रम के लिए सरकारों के द्वारा साथिन नाम की एक संविदाकर्मी महिलाएं जो हैं वो महिलाओं और राज्य सरकार के बीच में जो भी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, इसमें सामूहिक विवाह होते हैं, उनमें कुछ राशि दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। 18,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिनमें से 15,000 रुपये वधू को और 3,000 रुपये आयोजन करने वाली संस्था को दिया जाता है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए ये कार्य आप याद रख लेना। महिलाओं की सुरक्षा एवं सलाह के लिए केंद्र बनाया गया। ठीक है, महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, MSS केंद्र। ठीक है, महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है 181 वाला। वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र बनाया गया है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की गई है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम के लिए, उसका निषेध और सुधार करने के लिए अधिनियम 2013 लागू किया गया। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 क्या आया था और उसके नियम में अपडेट 2016 में हुआ। त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति भी बनाई गई थी। तो ये सवाल मेंस का बन गया आपका
100%। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, अब ये याद करने, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। जेंडर प्रकोष्ठ बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में अमृता हाट, महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा अपना कुछ माल बनाती हैं तो अमृता हाट में जाकर के बेच सकती हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति, राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इंदिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की। ये योजना महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण पे केंद्रित है। इंदिरा महिला शक्ति निधि। जागृति बैक टू वर्क, कामकाजी महिला, व्यावसायिक महिला जिनके पास में पहले से प्रशिक्षण है, ठीक है, और शादी होने के बाद में वो काम छूट गया है तो उनको दोबारा से प्रोत्साहन करने के लिए बैक टू वर्क, जागृति बैक टू वर्क योजना शुरू की गई हमारी राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत काम या नौकरी छोड़ देने वाली महिलाओं को पोर्टल पे पंजीकरण करवाना होगा, फिर उनको योजना का शुभारंभ जॉब फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। योजना में व्यापक क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थानों का यूज किया जा रहा है। ओके, उसके अलावा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, ये कोविड के बाद में शुरू की गई थी। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, आपको महिलाओं को इस वाली वेबसाइट पे महिला wfh.rajasthan.gov पे अपना देना पड़ेगा जो भी रिज्यूम होगा कि हम मुझे ये काम आता है। तो सरकार जो भी प्राइवेट प्लेयर होंगे या सरकार जो भी काम करवाना चाहती है वो वर्क फ्रॉम होम करवाए जाएंगे। ओके, वह इसमें ये हो सकता है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो, अकाउंटिंग हो, GST से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स फिलिंग हो या आभूषण निर्माण हो, पैकेजिंग हो, ये सब वर्क फ्रॉम होम होता है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, इसे मैं पढ़ देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में घोषित बजट के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई। इसके आधार पर प्रजनन आयु की लड़कियों एवं महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके दायरे का विस्तार करने के लिए राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई। उड़ान योजना में मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। जहां घूंघट प्रथा अभी प्रचलित है, जहां लड़कियों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य एवं समस्याओं का सामना और उनसे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार महिला एवं स्वयं सहायता समूह, नागरिक समाज संगठन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। योजना के प्रथम चरण में 19 लाख किशोरियों या महिलाओं के लिए अब तक 19 लाख किशोरियों को लाभान्वित किया गया और द्वितीय चरण में करीब 1.5 करोड़ 1.51 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स दिए गए। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। वही है, मेन उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को स्वच्छता से संबंधित जागरूकता फैलाना और उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान करना, ठीक है, वही मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट कवर होता है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था। वैसे तो 2015 में शुरू किया गया था, फिर उसे बार बार इसे पुनः लागू किया गया था, लास्टली 2006 में था ये पुनः संचरित कार्यक्रम 20 का, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 से जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, आवास, गांव के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, अनेक योजनाओं जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों में होता है उनको अधिक तीव्र गति से क्रियान्वयन करवाना। ये 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में दोबारा से शुरू किया गया था। ओके, तो ये आपकी योजनाएं होती हैं। अब आई थिंक ये अपना चैप्टर नंबर 9 जिसमें हमने बहुत सारी योजनाओं को देखा सामाजिक। अब एक चीज़ याद करना, आपको ये वाला तो कम से कम रटा होना चाहिए और उसमें वो योजनाएं जिनके नाम से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो उनको थोड़ा सा आप पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे IM शक्ति योजना आप नहीं कर पाओगे रिलेट कि यार ये किस चीज़ के लिए है, तो आप उसे रिलेट करना कि ये फ्री में नैपकिन्स बांटने के लिए, तो वो योजना आपको पता होना चाहिए। ओके, अब चल कोशिश नीति है, आस्था योजना आप रिलेट नहीं कर पाओगे, यार आस्था योजना क्या होती है, आस्था योजना पूछा जा सकता है आपसे। जिनको आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो उनको पढ़ लेना बस। आस्था योजना क्या है? आस्था योजना इन द सेंस कि किसी भी परिवार में 2 दिव्यांगजन या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको आस्था कार्ड दिया जाता है, उनको BPL की तरह ही सारी योजनाओं का फायदा मिलता है, ये आस्था योजना है। उसके अलावा अमृता हाट आप नहीं याद कर पाओगे, यार अमृता हाट क्या हो सकती है। जो भी स्वयं समूह बना करके महिलाएं अपना कार्य करके कुछ उत्पाद बना रही हैं तो उनको उस उत्पाद को सेल आउट करने के लिए सरकार के द्वारा अमृता हाट।
सीएम वर्क फ्रॉम योजना आप कर पाओगे कनेक्ट, जागृति बैक टू वर्क होम कनेक्ट कर पाओगे, जेंडर प्रकोष्ठ कनेक्ट कर पाओगे, सामूहिक विवाह अनुदान कर पाओगे कनेक्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, एंड सीएम राष्ट्रीय योजना थोड़ा सा आपको इसे देखना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय योजना से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आप इसे देख लेना। राष्ट्रीय योजना में बालिका के जन्म से लेके और अलग अलग किस्तों में 5-6 किस्तों में उसको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद में अगर मैं विशेष योग्यजनों की बात करूं तो सिल्कोसिस नीति को अच्छे से देखना है, आस्था योजना को देखना है। ओके, उसके अलावा यहाँ अगर देखूँ सामाजिक सुरक्षा में तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इनमें कोई भी एक उज्ज्वला योजना देखना है आपको। ओके, उज्ज्वला योजना जो भी रेड लाइट एरिया में वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं या उनके बच्चे हैं उनको पुनर्वास करना, उनको स्वरोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाना इस तरीके से। ओके, एंड इनमें से कोई भी है नहीं इंपॉर्टेंट। नवजीवन योजना भी याद रखना, जो भी इलीगल तरीके से शराब बनाते हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री अन्न योजना 30,000 लोगों विद्यार्थियों को इसमें दिया जा रहा है। बाकी इनके नाम रटे होने चाहिए बाकी सबके, क्योंकि इनसे आप खुद रिलेट कर लोगे। उसके अलावा ये वाला इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रावास सुविधा, डीबीटी वाउचर योजना, तो ये ध्यान रख लेना डीबीटी वाउचर योजना वाला। कन्यादान योजना, आवासीय विद्यालय कोई खास बात नहीं है। अंतर्जातीय विवाह वाले में 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। पीडीएस सिस्टम मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये थोड़ा सा सीएम बाल गोपाल योजना अभी नया जोड़ा है तो इस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान रख लेना है। ओके, एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और मेरे हिसाब से 9 नंबर चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर में हम बात करेंगे राज्य के वित्त पोषण किस तरीके से होता है उसके बारे में, और वो चैप्टर नंबर हमारा 10 रहने वाला है। आई थिंक हमारा ये 9 नंबर चैप्टर जो भी हुए हैं वो आप तक को समझ में आए होंगे, और इसका QR कोड के थ्रू वीडियो आप देख सकते ही हैं कंटिन्यूसली। बुक आपने खरीद ली होगी, बुक अब मार्केट में उपलब्ध है। नेक्स्ट होगा राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन। ओके, जिसमें हम PPT मॉडल पे भी फोकस करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।